नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र आपके लिए लेके आता हूं करंट अफेयर की क्लासेस और आपके लिए जीए की क्लासेस। उत्तर प्रदेश की एक सीरीज़ हमारे लिए चली रही है आप लोगों के लिए हमारे चैनल के द्वारा, और इसके अलावा जो करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए टॉप 10 क्वेश्चन एवरी डे, यानी वीकली वो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 70, और प्रत्येक दिन के 10 क्वेश्चन आपसे हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है बच्चों, वो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में एज इट तो ना आए, लेकिन उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड घटना के बारे में कोई जानकारी आपसे, दिन के बारे में, उस घटना विशेष के बारे में आपसे पूछ ली जाए। तो आपसे ये हमारी आशा है कि आप हमारे बताए हुए क्वेश्चंस को कंठस्थ करें और उसके वर्ड टू वर्ड को आप अपनी नोट डाउन कर लें। जहां तक पीडीएफ का सवाल है, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन हमारे इसी चैनल में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप वहां से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का, यानी आज है आप 2 अप्रैल 2023 संडे, और संडे की पहली सुबह में ठंडे ठंडे मौसम में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 क्वेश्चन, और उसे वीकली वाले जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के साथ साथ जो यूपी की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं और उसका जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी जो यूपी की समझाई गई है, उसके बारे में जो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, वो क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप वो क्वेश्चन वहाँ से कैरी कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। और वो क्वेश्चनों का जो कलेक्शन किया गया है वो यूपी पीसीएस में आए हुए और यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए क्वेश्चनों का एक निचोड़ है, जिसके लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं वो आपको हमारे इसी चैनल पर, और टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चनों का डिस्क्रिप्शन आपको बराबर मिलता रहेगा, जिसका डिस्कशन हम लगातार करते रहेंगे। तो ज़्यादा लंबी बातें को न खींचते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला छिद्र मिला है। यह विशाल छिद्र पृथ्वी से कितना बड़ा है? आप जानते हैं नासा यानी अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। जैसा यहाँ हमारे देश में इसरो है, वही नासा उसी प्रकार काम करती है। सैटेलाइट और नई नई खोजों और नए नए मिशनों पर अपने सैटेलाइट लॉन्च करती रहती है, नए नए मिशन लॉन्च करती रहती है। तो ज़रा देखते हैं इसके ऑप्शंस में। हम इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 20 गुना बड़ा छिद्र है, ऑप्शन बी है 10 गुना बड़ा छिद्र है, ऑप्शन सी है 25 गुना बड़ा छिद्र है, और ऑप्शन डी है 15 गुना बड़ा छिद्र है। तो आप बताइए, आपने देखा होगा, कल के ही करंट है ये, कि सूर्य में एक विशाल छिद्र खोजा गया है जो कितना बड़ा है, जो आप देखेंगे कितना बड़ा है, जो पृथ्वी से लगभग 20 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 20 गुना बड़ा है। जरा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यह विशाल छिद्र पृथ्वी से 20 गुना बड़ा है। अमेरिकी एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA, यानी जो नासा की संस्था है NOAA ने कोरोनल हॉल, यानी जो सूर्य की जो एक लेयर है जिसको हम कोरोना कहते हैं, उसी में ये छिद्र मिला है, जिसका क्या नाम दिया गया है? कोरोनल हॉल, को देखने के कारण भूचुंबकीय तूफान के लिए चेतावनी जारी की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें अपने साथ साथ कभी कभी हीट स्टॉर्म भी लेके आती हैं, ऊष्मीय तूफान भी लेके आती हैं, और ये तूफान कभी कभी सौर ज्वालाओं के रूप में पृथ्वी तक पहुंच जाता है, और इसी की चेतावनी नासा के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। जरा आगे देखते हैं।
पृथ्वी की ओर ये कितनी स्पीड से बढ़ रहा है? ये 1.8 मिलियन मील प्रति घंटे की स्पीड से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिसे हमने आपको क्या बताया? सौर ज्वालाएं छोड़ रहा है। ये वैज्ञानिकों द्वारा स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है, जिससे पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कितना ये करेगी, इसके लिए वैज्ञानिक बराबर उस पर नज़र रखे हुए हैं। नासा के अनुसार ध्रुवीय छिद्र निम्न सौर अक्षांश तक विस्तारित हो सकता है, और ये जो छिद्र है सूर्य का, वो उसके निम्न सौर अक्षांशों तक विस्तारित हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये छिद्र किसने खोजा है? नासा ने खोजा है। कितना बड़ा छिद्र है? पृथ्वी से लगभग 20 गुना बड़ा है। कहाँ पर है? सूर्य पर है, और ये तूफान उत्पन्न कर रहा है, जिससे सौर ज्वालाएं पृथ्वी की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने अप्रैल जून तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए। सरकार ने छोटी ब्याज दरों पर बढ़ाकर, यानी सरकार ने अप्रैल जून तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं को पर ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 7%, ये 7% नहीं, ऑप्शन बी 7.7% है, 7.7% है। ठीक है, ऑप्शन सी 6% और ऑप्शन डी 8%। तो पहली तिमाही के लिए भारत सरकार ने छोटी बचतें जो होती हैं, स्मॉल सेविंग्स जो होती हैं, उन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। जरा देखते हैं कितनी बढ़ा दी है। सरकार ने 2023 में अप्रैल से जून तिमाही के लिए डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की है, और ये की किसने है? ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई है कि नेशनल सेविंग यानी एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी पर अधिकतम ब्याज दर बढ़ा दी गई है। और ये कितनी बढ़ा दी गई है? 7% से 7% से बढ़कर कितनी हो गई है? 7.7 यानी 7.7% हो गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7.7% हो गई है। आगे देखते हैं कि इसके साथ साथ सुकन्या के लिए भी ब्याज दर में वृद्धि की गई है, और आपके सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट रेट में भी वृद्धि की गई है। जरा इसको देख लें। तो सुकन्या की समृद्धि बचत योजना पर ब्याज दर अब कितनी हो गई है? 8% से बढ़कर 8% हो गई है, जो पहले कितनी थी? 7.6 यानी 7.6% थी। इसके अलावा पीपीएफ और बचत डिपॉजिट योजना पर ब्याज दर 7.1 से बढ़कर और 4% हो गई है, यानी पीपीएफ पर 7.1 और डिपॉजिट पर 4%। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैंने बताई थी कि 8% की जगह अब कितनी हो गई है? 8.2, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.2 हो गई है, और वैसे 7.7% हो गई है। किसान विकास पत्र के लिए 7.2% से 7.2% से 7.5% कर दी गई है। कितनी कर दी है बच्चों? 7.5% कर दी गई है पहली तिमाही के लिए, यानी अप्रैल से जून के लिए की गई है। और किसने बताई है ये जानकारी? वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई है। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF ने किस देश के लिए 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी प्रदान की है? यानी IMF ने किसे 15.6% के समर्थन मूल्य की मंजूरी प्रदान की है? जरा इसे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है लेबनान, और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग समझते हैं, जानते हैं, पिछले 1 साल से यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध
चल रहा है और ये युद्ध काफ़ी लंबा खिंच चुका है और इस युद्ध के कारण यूक्रेन में काफ़ी तबाही और बहुत भारी जन धन और संसाधनों की हानि हुई है। तो उसी के रीस्ट्रक्चर के लिए और पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्संरचना के लिए ये पैकेज IMF द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है यूक्रेन में दिया गया है, यूक्रेन को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन को आर्थिक सुधारों में मदद करने के लिए इस पैकेज की मंजूरी दी है। ठीक है, 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समर्थन यूक्रेन को उसकी वित्तीय जरूरतों पूरा करने में मदद करेगा और 115 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पैकेज का ये क्या है? एक हिस्सा है 115 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। IMF द्वारा स्वीकृत कुल समर्थन में से 2.7 बिलियन डॉलर यूक्रेन को तुरंत उपलब्ध करा दिए गए हैं। ठीक है, और शेष राशि अगले 4 वर्षों में दे दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा IMF से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उन्हें जरा देख लेते हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मुख्यालय बच्चों याद रखना अमेरिका के वाशिंगटन DC में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1947 में की गई थी। और वर्तमान में IMF के प्रबंधक कौन है, डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन को देखें। भारत की ज्योत्सना सावर और धनुष लोकनाथन ने विश्व युवा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए गोल्ड पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी सिल्वर पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पढ़ा है, देखा है, समझा है कि ज्योत्सना सबर और धनुष वेट लिफ्टिंग के प्लेयर हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा देखें अगर हम तो ज्योत्सना सबर और धनुष लोकनाथन अल्बानिया के डुरेस में विश्व युवा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपने अपने भार वर्गों में, तो अपने अपने भार वर्गों में देखें तो ज्योत्सना जो लड़कियों के भार वर्ग में है तो कितने वेट के लिए? 40 किलो में, और लड़कों के वेट के लिए धनुष ने 49 किलो में, यानी एक 40 किलो वर्ग में जीता है और एक 49 किलो वर्ग में जीता है। 40 किलो वर्ग में ज्योत्सना ने 115 किलो का भार उठाया है और लड़के के वर्ग में 49 किलो के धनुष ने 200 किलोग्राम का भार उठाया है। और ये भार उठाने के बाद दोनों लोगों ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक बच्चों जीता है? कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसमें अपनी अपनी श्रेणी के पहले और दूसरे में, यानी 49 किलो में फिलीपींस के प्रिंस डोलास सेंटोस और एरेन बोरोस ने क्या जीता है? गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस राज्य ने वाईकोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की घोषणा की है? आप जानते हैं वाईकोम सत्याग्रह साउथ भारत में यानी दक्षिण भारत में हुआ सत्याग्रहों में से एक बड़ा सत्याग्रह है। तो जरा इसके ऑप्शन देख लेते हैं। गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। अब जरा देखें तो इसका आंसर बच्चों है तमिलनाडु। क्या है बच्चों? तमिलनाडु में वाईकोम सत्याग्रह हुआ था। और इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घोषणा की है कि तमिलनाडु सरकार वाईकोम सत्याग्रह के साल भर चलने वाले उत्सव को मनाने की योजना बनाई गई है। इसमें क्या है? इसमें उत्पीड़ित वर्गों के कल्याण के लिए काम करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों को वाईकोम अवार्ड दिया जाएगा। इसे थंतई पेरियार
की जयंती पर दिया जाएगा? थंतई पेरियार। तमिलनाडु सरकार ने बाइकोम सत्याग्रह की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए एक डाक टिकट, क्या एक डाक टिकट भी जारी करने की बात की गई है। ठीक है। पाजा अधियामन की तमिल में लिखी गई पुस्तक बाइकोम प्रोटेस्ट, कौन सी? बाइकोम प्रोटेस्ट किसने लिखी है? पाजा अधियामन ने। उसका मलयालम में अनुवाद किया जाएगा। इसके अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी में भी प्रकाशित करने की बात की जा रही है। और इसके साथ ही बाइकोम सत्याग्रह की पुस्तक, बाइकोम सत्याग्रह के बारे में बच्चों को बताने के लिए यह तमिलनाडु के सिलेबस में, पाठ्यक्रम पुस्तक में, शैक्षिक सेवाओं में भी इसको क्या किया जाएगा? प्रकाशित किया जाएगा। यानी ये सिलेबस में भी क्या हो रही है? ऐड हो रही है बाइकोम सत्याग्रह। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या है जरा देखें इसे। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप किस जगह लॉन्च किया गया है? सागर सेतु ऐप लॉजिस्टिक यानी समुद्री मालवाहक के लिए। तो देखे जरा, अहमदाबाद, बी देहरादून, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। तो कहाँ पे किया गया है बच्चों? तो इसका उद्घाटन या इसका पोर्टल लॉन्च किया गया है नई दिल्ली। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली। जरा इसका फैक्ट्स देखते हैं। जरा फैक्ट्स के तौर पर देखें तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक ऐप लॉन्च किया है। यानी किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। इस ऐप में क्या है? एक लॉगिन मॉड्यूल है, सर्विस कैटलॉग है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्मेट है, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी सर्टिफिकेट से सर्टिफिकेशन और ट्रैक एंड ट्रेस आदि जैसी विशेषताएं की गई हैं। यानी आप अपने माल को ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐप में विभिन्न गतिविधियों यानी रियल टाइम पर अपडेट किया जाएगा। जैसा हम लोग जानते हैं कि जैसे हम कोई माल मंगाते हैं अभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी और भी सर्विसेज से, तो क्या होता है? तो होता ये है कि हम उसे तुरंत अपने ऐप पर देख सकते हैं कि ऑर्डर की पोजीशन क्या है, वो कोरियर वाले को मिला, वो अपनी फैकल्टी तक पहुंचा, वो डिलीवरी के लिए कब निकला, वो कब आगे बढ़ा, कब उसे पिकअप किया गया। तो ये सारी चीज़ें, तो वही सारी चीज़ें अब राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री व्यापार से बनाई जा रही हैं। ठीक है। इसमें निर्यातक, आयातक और सीमा शुल्क ब्रोकर की पहुंच के भीतर नहीं होती है। आगे देखें, ऐप कंटेनर, फ्रेट, स्टेशन शुल्क, शिपिंग लाइन शुल्क और परिवहन शुल्क जैसे भुगतानों के लिए डिजिटल लेन देन को भी सक्षम बनाया जाएगा। और जनवरी 2023 में बंदरगाहों, नौवहन, जलमार्गों मंत्रालय और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन की कल्पना की गई थी। उसी के आधार पर इसे बनाया गया है। यानी समुद्री पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। किस शहर में श्री बलेश्वर महादेव झूलालाल मंदिर की एक पुरानी बावड़ी का फर्श गिरने से 36 लोगों की मृत्यु हो गई है? जरा देखें इसे। तो इसके ऑप्शन देखें, भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी सिरोही। तो इसको आप देखें, हाल ही में घटना घटी थी, एक दुखद घटना घटी थी, आपकी नवदुर्गा स्टार्ट हुई थी उसी दिन। तो उसमें क्या हुआ था कि एक बावड़ी या कुआं मंदिर परिसर में था, वो नीचे धंस गया। तो उसके धंसने के कारण कई लोग उसमें चले गए और जिससे 36 लोगों की दुखद दर्दनाक मौत हो गई। तो ये घटना घटी थी किस शहर में? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। देखें जरा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में श्री बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की एक पुरानी बावड़ी का फर्श गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 36 हो गई है। जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग क्या हो गए हैं? घायल हो गए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों व उनके परिजनों से मुलाकात की और सरकार से हर संभव सहायता पहुंचने का आश्वासन दिया गया। तो बच्चों, ये घटना कहाँ पे घटी थी? ये घटना आपकी इंदौर शहर में घटी थी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिटीजन कार्यक्रम के माध्यम से किस संस्था ने प्रथम अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है? क्वेश्चन समझिए। सिटीजन कार्यक्रम के माध्यम से किस संस्था ने प्रथम अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है? जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और ऑप्शन डी यूनेस्को। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स संस्था जो है उसने सिटीजन कार्यक्रम के माध्यम से प्रथम अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की है, आयोजन किया है। देखें, इसका उद्घाटन कब किया गया है? नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का उद्घाटन 25 मार्च को नई दिल्ली में किया गया था। महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? प्रोफेसर बलराम भार्गव इसके मुख्य अतिथि थे और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं। NSI पूर्व सचिव स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग भारत सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए जुनून और योग्यता को बढ़ावा देना है और नए इनोवेटिव या नवोन्मेषी और रचनात्मक अन्वेषकों को एक अनूठा मंच प्रदान किया गया है। यानी जो इनोवेटिव हैं, इनोवेशन करते हैं, उनके लिए एक सफल, एक कारगर मंच बनाने की बात की गई है। अगले क्वेश्चन पर चलें हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री ने किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज और को भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया गया है? यानी किस राज्य के चावल को GI टैग प्रदान किया गया? जरा ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। जरा देखते हैं। तो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी GI टैग ने छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, जिससे इस ब्रांड की एक विशिष्ट पहचान और व्यापक बाजार मिल सके। यानी GI टैग किसे मिला है? छत्तीसगढ़ राज्य के सुगंधित चावल को। किसे मिला है? छत्तीसगढ़ राज्य के सुगंधित चावल को दिया गया है। अब जरा और आगे देखें। इससे पहले नागरी दुबराज को इसकी सुगंध के कारण छत्तीसगढ़ का बासमती चावल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आगे और पढ़ते हैं। जीरा फूल चावल, इससे पहले भी जीरा फूल चावल जो है उसे GI टैग दिया जा चुका है। जरा देखते हैं। जीरा फूल चावल के बाद दुबराज को GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य का यह कौन सा हो गया है? दूसरा ब्रांड चावल बन गया है। जीरा फूल को कब दिया गया था GI टैग? 2019 में दिया गया था। GI टैग क्या होता है, जरा इसके बारे में जान लें। GI टैग किसी उद्यमी या किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या देश के व्यवसायियों के समूह को दिया जाता है। GI टैग 1999 के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के अनुसार जारी किए जाते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने कोई एक चीज़ बनाई और आप ये चाहते हैं कि ये जो वस्तु है या ये जो जगह है वो केवल हमारे लिए ऑथेंटिक कर दी जाए कि यदि कोई इसको चाहता है तो पहले वो हमें इसकी अनुमति हमसे मांगे। यानी एक तरह से मोटा मोटा आप ये समझिए आपको कॉपीराइट मिल जाता है अपनी इनोवेशन के लिए, अपनी चीज़ के लिए। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको आर्थिक
और एक मंच प्रदान हो जाता है इससे आपको ये काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होती है। अब चलते हैं कि इसे क्या फ़ायदा होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि इसे बाजार मिलेगा, एक मंच मिलेगा और एक प्रकार की आइडेंटिटी मिलेगी कि इस क्षेत्र विशेष में ये ही पैदा होगा या यही पैदा होता है, इसलिए इसकी एक विशिष्ट पहचान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा। आजकल बड़े स्टेडियम बनाने का बड़ा एक ट्रेंड चल पड़ा है और तो भारत में भी ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो ज़रा देखते हैं, भारत का लोकप्रिय खेल, सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला खेल क्रिकेट है, तो क्रिकेट स्टेडियम ही बन रहे हैं। तो देखें कौन सा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बना है, जरा इसे समझते हैं। तो इसके ऑप्शन है बच्चों, ए राजस्थान, बी बिहार, सी महाराष्ट्र और डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जरा देखते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा कहाँ पे, वो एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी HJL ने जयपुर के चौंप गांव, कौन सा गांव है, चौंप गांव, कहाँ पर है, जयपुर में है, दुनिया के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। यानी आंसर तो आपको पता चल गया कि क्या है, वो राजस्थान है। ठीक है, लेकिन इसके बाद आगे देखते हैं। वेदांता के HJZL स्टेडियम पर 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी वेदांता, और जो भारत में खेल बुनियादी ढांचे का सबसे बड़ा कॉरपोरेट निवेशकों में से एक निवेश होगा। आगे पढ़ें, इस स्टेडियम के नाम पर जाएं तो अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम रखा जाएगा। इसके अलावा एक बार स्टेडियम का नामकरण हो जाने के बाद यह एक कार्यक्रम के दौरान इसमें 40,000 दर्शकों को समायोजित किया जा सकता है, जबकि इसमें 11 क्रिकेट पिचें बनाई गई हैं, एक क्रिकेट अकादमी बनाई गई है, 2 अभ्यास मैच के मैदान बनाए गए हैं, एक छात्रावास बनाया गया है और पार्किंग स्लॉट बनाए गए हैं, एक स्पोर्ट्स क्लब बनाया गया है, एक होटल और एक जिम भी इसमें बनाई गई है। ठीक है, इसके लिए राजस्थान सरकार ने कितनी भूमि दी है, 100 एकड़ भूमि दी है वेदांता को। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि वर्तमान में विश्व के में कहाँ पर इससे पहले स्टेडियम है, तो जरा देखें। वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो है, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में जो है, और ईडन गार्डन स्टेडियम क्रमशः 3 सबसे बड़े स्टेडियम हैं। और अब तीसरा सबसे बड़ा जब ये बन जाएगा तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा आपका जयपुर का स्टेडियम, अनिल अग्रवाल स्टेडियम। बच्चों, ये आज का करंट अफेयर था जो आप लोगों ने देखा और समझा। अब इस करंट अफेयर से जो भी आपको कमेंट या जो भी कुछ इसका PDF लेना हो या आपको इसमें बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर छोड़िए। और इन क्वेश्चनों को और जो पिछले टॉप 10 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया गया है उनको ज़रूर लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन और उनके क्वेश्चन का जो नेचर है वो आपके आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए ही बनाया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाला है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज चल रही है उस पर विशेष फोकस करिए, जो उत्तर प्रदेश में इस समय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये न केवल PCS से रिलेटेड है जब बल्कि आपके UPSSC में होने वाले पैट और अन्य वन दरोगा और अन्य एग्ज़ामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप आज संडे को एंजॉय करने के साथ साथ आप जो काम दिया गया है, जो वर्क आपका पेंडिंग है उसको निपटाइए और इन क्वेश्चनों को लगातार कंठस्थ करते जाइए। जय हिंद।